So hi everyone, कैसे हैं आप सब? This is Ashwin Jaiswal and now we are going to discuss Principles of Management, which is chapter number 6 of our ISC Commerce class 12. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हम लोग दो पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन दोनों पर्सनालिटीज ने क्या क्या प्रिंसिपल्स लिखे थे, क्या क्या प्रिंसिपल्स वो हमें देकर गए हैं, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर में लर्निंग बहुत कम है और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। जहां लर्निंग होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं कहां आपको लर्न करना है, बट इस चैप्टर में वी हैव टू फोकस लर्निंग ओनली 20% एंड वी हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फॉर 80%। तो ज्यादा ये समझने वाला चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी कैसा क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग टेकअप कर लेंगे। जब वो पॉइंट में डिस्कस करूंगा तब मैं आपको क्वेश्चन पे भी लेके चलूंगा। राइट नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। एग्जाम में नहीं पूछेगा बट पता तो होना चाहिए कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब है गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स मतलब गाइडलाइंस। किस चीज की गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस ऑन हाउ टू मैनेज। ठीक है। आप अगर मैनेजर बन गए तो आपको मैनेज करने के लिए कुछ रूल बुक तो लगेगा, मतलब कैसे मैनेज करोगे, कोई गाइडेंस तो होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स ही गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करके आप किसी भी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। याद रखना ये प्रिंसिपल है, ये लॉ नहीं है। गाइडलाइंस है, ये लॉ नहीं है। लॉ क्या होता है? लॉ कंपलसरी होता है। गाइडलाइंस आर नॉट कंपलसरी। आप इसको फॉलो कर भी सकते हैं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस कैन बी ट्विस्टेड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। लॉ को एज इट इज फॉलो करना होता है, गाइडलाइंस को हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करके फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मीनिंग। मीनिंग विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में बाकी क्या है? एक हमें पढ़ना है फीचर्स। ठीक है। एक हमें फीचर्स पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है नीड्स, है ना। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है नीड्स। अब इन दोनों टॉपिक्स पे आएंगे बट थोड़े बाद में आएंगे। अभी चैप्टर शुरू हुआ है। आई डोंट वांट टू किल द फन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, पहले उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या डिस्कशन किया वो पढ़ते हैं। ये सब तो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। ठीक है। ये सब कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पर्सनालिटी एंड द नेम ऑफ दैट पर्सनालिटी इज एफ डब्ल्यू टेलर। He was also known as the father of scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट के बापू थे वो। एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बापू थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, देखो शेक्सपियर के तरह इमेजिन कर करके कोई स्टोरी नहीं लिखा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से कुछ गाइडलाइंस बनाए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए। और अकॉर्डिंग टू हिम अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला, बाय द वे जो भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये सब मेरे बुक का पार्ट है, ये सब मेरे नोट्स का पार्ट है। ठीक है। दोज ऑफ यू हु वांट टू फॉलो माय बुक, आप इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां से ऐप डाउनलोड करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। 10 डेज के अंदर ये बुक आपके घर पहुंच जाएगी, होम डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। इस बुक के बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, यू जस्ट नीड टू फॉलो वट एवर इज गिवन। इसमें सब अंडरलाइन, सब बोल्ड, सब हाईलाइट करके दे दिया है। जितना हार्डवर्क करना था वो मैंने कर दिया, अब बस आपको इसको पढ़ लेना है। साथ साथ में पढ़ लेते हैं। चलो पॉइंट नंबर 1 पूरा फोकस के साथ समझेंगे, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू टू एक्सप्लेन, दे आर गोइंग टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट, टेलर बोल रहे हैं साइंस यूज करो, रूल ऑफ थंब ना यूज करो। क्या यूज करो? साइंस यूज करो। यहां पे साइंस का मतलब क्या होता है? यहां पे साइंस का मतलब होता है एनालिसिस। यहां पे साइंस का मतलब होता है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज कीजिए, एनालिसिस यूज कीजिए, इंफॉर्मेशन यूज कीजिए। रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है गेस वर्क। ट्रायल एंड एरर हम लोग कहते हैं गेस वर्क को।
गेस वर्क को ट्रायल एंड एरर कहते हैं। तो ही सेइंग गेस वर्क मत करो, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ प्लेस टू डू गेस वर्क। आप वहां पे साइंस यूज करो। साइंस का मतलब यहाँ पे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला साइंस नहीं है, यहाँ पे साइंस का मतलब है एनालिसिस यूज कीजिए, इंफॉर्मेशन यूज कीजिए, अंडरस्टैंडिंग यूज कीजिए। मतलब जो डिसीजंस लोगे ना वो वेल थॉट ऑफ डिसीजंस होने चाहिए, रैंडम गेसवर्क्स नहीं होने चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ही इज टॉकिंग अबाउट हार्मनी। वो बोल रहे हैं कि हार्मनी होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिफरेंसेस, लोगों में जब झगड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। अब दोस्ती किसके बीच में होगी? तो देखो दो कैटेगरी के लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। ऊपर टॉप लेवल के लोग होते हैं, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, और जो बॉटम में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्कर्स। तो यही दो कैटेगरी के लोग हैं। इनमें क्या होना चाहिए? इनमें अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए। दे शुड नॉट हैव एनी डिफरेंसेस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। पॉइंट नंबर 3, अब देखो पॉइंट नंबर 3 में इज सेइंग ना कि जो इन दोनों लोग हैं, ये मैनेजमेंट और वर्कर्स, ये जो दो लोग हैं, सुन रहे हो, ये जो दो लोग हैं, इन दो लोगों में कभी कभी झगड़ा होता है। किस चीज को लेके झगड़ा होता है? इनमें झगड़ा हो जाता है सरप्लस के बंटवारे को लेके। यहां जो सरप्लस है ना, सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इनमें प्रॉब्लम हो जाता है, इनमें फाइट हो जाती है प्रॉफिट को लेके। मैनेजमेंट चाहता है ज्यादा प्रॉफिट वो ले जाए, वर्कर चाहता है ज्यादा प्रॉफिट वो ले जाए। अगर दोनों ज्यादा ज्यादा चाहेंगे और प्रॉफिट उतना है नहीं, तब तो लड़ाई होगा। सो ही सेज कि क्यों ना सरप्लस ही ज्यादा किया जाए। और सरप्लस ज्यादा कब होगा, प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब आप मैक्सिमम आउटपुट बेचोगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं तो कमाई भी थोड़ा थोड़ा होगा, फिर उस कमाई को लेकर लड़ोगे। तो इससे बढ़िया सेल मोर, प्रोड्यूस मोर, सेल मोर, अर्न मोर एंड डिस्ट्रीब्यूट मोर। सो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने दिया। पॉइंट नंबर 4 ही सेइंग कि देखो मैनेजमेंट का अपना काम होता है और वर्कर्स का अपना काम होता है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? पॉइंट नंबर 4, ये मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग इज द जॉब ऑफ मैनेजमेंट। और वर्कर्स का क्या काम होता है? ऑपरेशनल वर्क, ग्राउंड लेवल वर्क करना। जो मेन टास्क है ना, ग्राउंड लेवल वर्क करना, वो वर्कर्स का काम है। तो वर्कर्स का अपना अलग काम है, मैनेजमेंट का अपना अलग काम है। दोनों अपने अपने काम को डिवाइड कर लो। डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क, वरना फिर झगड़ा होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज टॉकिंग अबाउट, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्कूल ले लो, स्कूल में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। कौन? एक टीचर्स और एक स्टूडेंट। अगर टीचर स्टूडेंट दोनों को हटा दो स्कूल से, तो बचता क्या है? बिल्डिंग बचता है। बिल्डिंग में अपना थोड़ी ना कोई मजा है। इट इज द पीपल हु मेक द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द पीपल हु मेक द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिमिलरली इंडस्ट्री में भी इट इज द पीपल हु मेक द इंडस्ट्री। लोगों के बिना इंडस्ट्री क्या है? मशीन है, बिल्डिंग है, कौन चलाएगा? लोग चलाएंगे। तो लोगों का अच्छा होना जरूरी है। और लोग अच्छे कब होंगे? लोग अच्छे तब होंगे जब साइंटिफिकली सिलेक्शन होगा उनका, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन, टैलेंटेड लोगों का सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग दिया जाएगा उनको, जो नहीं आता उनको सिखाया जाएगा, एंड डेवलपमेंट, उनको फ्यूचर लीडर्स की तरह तैयार किया जाएगा। देन यू विल हैव अ गुड टीम। और ये टीम होना बहुत जरूरी है। सो पॉइंट नंबर 5 में ही इज टॉकिंग अबाउट गुड ह्यूमन रिसोर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। लोग अच्छे रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा। पॉइंट नंबर 6, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। ही मतलब FW टेलर, ठीक है। टेलर इज नाउ टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। जो जगह है जहां पे काम करते हैं, वहां पे सबको एक जैसा टूल्स, एक जैसा इक्विपमेंट, एक जैसे वर्क मेथड, एक जैसे वर्किंग कंडीशन सबको मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम रैंक में काम कर रहे हैं, कोई अच्छे AC रूम में बैठा है, कोई बाहर धूप में काम कर रहा है। सेम रैंक, सेम जॉब, बट अलग अलग फैसिलिटीज। ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन। फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं सबको सेफ्टी शूज मिलने चाहिए, सबको स्टैंडर्ड, सबको एक जैसा मिलना चाहिए। तो टूल्स मिले, इक्विपमेंट्स मिले, वर्किंग कंडीशन मिले, वर्किंग फैसिलिटीज मिले, सब एक जैसा होना चाहिए। तो इससे डिस्प्यूट नहीं होगा। एंड पॉइंट नंबर 6 इज टॉकिंग अबाउट मेंटल रेवोल्यूशन। माइंडसेट में चेंज आना चाहिए। वो जो दो लोग हैं, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, जो दो लोग हैं, उन्हें क्या करना है? अपने माइंडसेट में चेंज करना। जो मैनेजमेंट वाले हैं वो वर्कर्स को एज अ पार्टनर इन द इंडस्ट्री ट्रीट करें।
मैनेजमेंट वाले जो जूनियर्स है, वर्कर्स है, उनको अपना पार्टनर की तरह ट्रीट करें, और जो वर्कर्स है वो मैनेजमेंट को अपना फादर फिगर, अपना वेल विशर की तरह ट्रीट करे, उनका गाइडेंस ले, उनसे सजेशंस ले, और उनका कभी कभी डांट भी खाना पड़े तो सह ले, फादर फिगर की तरह ट्रीट करो उनको। तो अगर दोनों अपने माइंडसेट में चेंजेस कर ले तो वर्क प्लेस बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगा। नाउ देखो, अभी ये तो हमारे 7 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, हमारे बुक में 7 पॉइंट्स था तो हम लोग 7 पॉइंट्स कर रहे हैं। अभी अपने को क्या करना है, जो यहां से क्वेश्चंस आएंगे वो अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। आपके स्कूल टीचर्स ने भी बताया होगा आपको, और आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर देख के भी पता चला होगा कि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, अब इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। इस चैप्टर से तो आएंगे ही आएंगे। तो मैंने इस टॉपिक से अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 अच्छा केस स्टडी इस टॉपिक से बनाया है। ये केस स्टडी आपको करना है तो आप मेरे ऐप में कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे मैंने डिटेल में कैसे आंसर करना है, कैसे आंसर लिखना है, आपको कैसे पहचानना है पॉइंट्स, ये सब वहां पे डिटेल में समझाया है। FW टेलर रिलेटेड आपको केस स्टडी मेरे ऐप के इस चैप्टर के फोल्डर में मिल जाएगा। जो लोग रजिस्टर्ड है उनको पता होगा, उनको दिख गया होगा, उनको मैसेजेस आ जाते हैं कुछ भी अपलोड नया होने से। और जो लोग नहीं भी है तो आप नीचे दिए गए ऐप के लिंक पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स। जो भी इस कोर्स का पार्ट बनेंगे उनको बुक साथ में मिल जाएगा। विद इन 10 days द बुक विल रीच योर होम, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 14 प्रिंसिपल्स है। अगेन यू डोंट हैव टू लर्न देम इन सीरियल ऑर्डर। ऐसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि पहले कौन सा प्रिंसिपल आता है, बाद में कौन सा प्रिंसिपल आता है। आपको अंडरस्टैंड करके जाना है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ओके, एक और चीज, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होते हैं, मतलब वॉयलेशन होता है, अगर इन प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन होता है तो क्या लॉस होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द लॉसेस, इन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करने से क्या लॉस होगा, वो भी मैंने हर पॉइंट के लिए आपको बना करके दिया है। आप अपना स्कूल बुक देखेंगे तो उसमें 2-3 पॉइंट्स में ऐसा उन्होंने बताया है, बट मैंने सारे पॉइंट्स में बताए हैं कि फॉलो ना करने से क्या नुकसान होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बिकॉज केस स्टडी जब आएगा तो केस स्टडी में 2 ही क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। एक तो कहानी दे देंगे एंड दे विल आस्क यू 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 वो आपसे पूछेंगे कि उस कहानी में कौन सा प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो रहा है, विच प्रिंसिपल इज गेटिंग वायलेटेड। और दूसरा वो आपसे पूछेंगे कि इसके वायलेशन होने से नुकसान क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा। यही 2 चीज वो आपसे पूछेंगे, आइडेंटिफाई द नेम एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट। यही 2 चीज आपसे पूछा जाएगा। तो पढ़ना भी वैसे ही है, ठीक है, जैसा पूछेगा वैसे ही पढ़ना है। चलो इसको मिटा देते हैं एंड लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द पॉइंट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहला पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। अब फेयोल क्या बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क में? फेयोल ये बोलते हैं कि हर किसी को अपना सेपरेट टास्क मिलना चाहिए एंड हर किसी ने अपने ही टास्क में फोकस करना है। Everyone has to do their own job। इससे क्या होगा, जब आपका अपना एक सेपरेट काम होगा आप उसको बार बार करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट कम हो जाएगा। इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा, ठीक है। इससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और इससे कभी भी 2 लोग एक ही काम को नहीं कर रहे होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क विल बी अवॉइडेड, ठीक है। सो और अगर ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते तो क्या होगा, इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करोगे तो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएंगे, बिकॉज स्पेशलिस्ट तभी बनते हैं जब एक ही चीज को बार बार करते हैं। देखो डॉक्टर्स को हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये आई स्पेशलिस्ट है। क्यों आई स्पेशलिस्ट है? क्योंकि वो सिर्फ आंख का इलाज करता है, सो ही कैन फोकस मोर ऑन वन थिंग, ही विल बिकम अ स्पेशलिस्ट।
और इससे कभी भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, क्योंकि सबका अपना अपना सेपरेट वर्क है। डुप्लीकेशन तो तब होगा ना व्हेन टू पीपल आर डूइंग सेम थिंग, तो दो दो बार हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बात करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, किसी चीज को करने का पावर। तो फ्योल बोलते हैं कि पावर जिसको दे रहे हो आप, उसको साथ में एक और चीज दो, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको पावर दे रहे हो साथ में उसको काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दो, ऑब्लिगेशन भी दे दो। अगर आप पावर एक जन को दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे जन को दोगे, तो जिसको पावर मिला है वो पावर का मिसयूज करेगा। जिसको पावर मिला है वो पावर का मिसयूज करेगा। ठीक है, सो Fayol is saying कि same person should have both the authority and responsibility, both the elements. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? अगर वायलेशन करते हो इसका, पावर एक जन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे जन को, अगर ऐसा वायलेशन होता है, देन व्हाट विल हैपन? देन डिले होगा काम में, क्योंकि आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, यू गेव मी द टास्क ऑफ फिनिशिंग इट, बट यू डिड नॉट गिव मी अथॉरिटी, तो हाउ विल आई टेक डिसीजंस? ठीक है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। अगर आपने किसी एक पर्सन को सिर्फ पावर दिया है, तो वो तो मिस यूज करेगा पावर का, बिकॉज ही हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पावर जिसको दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी को दो। समझ में आए? दैट्स पॉइंट नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 बात करता है डिसिप्लिन की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम को लेके, काम को लेके, अटेंडेंस को लेके डिसिप्लिन होना चाहिए। Without discipline, it is very difficult to manage organization. एक organization में there can be 100, 200, 300 people. If everybody is coming in their own sweet time, अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे जाते हैं, कभी भी टिफिन करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बात करते हैं, तो काम कब होगा? इसीलिए वर्क प्लेस में डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू मेंटेन द डिसिप्लिन पेनल्टीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो नहीं फॉलो करेगा उस पर पेनल्टीज लगेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर नहीं होता है डिसिप्लिन, अगर नहीं होता है डिसिप्लिन, अगर वायलेशन हो जाता है, तो क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन? डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन होगा। जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां कंफ्यूजन होगा, वहां पे वेस्टेज होगा, वहां पे डीले होगा। एनी टू याद कर सकते हो, एनी टू। ठीक है, एनी टू यू कैन लर्न, केस स्टडी फॉर्म में पूछेंगे। ठीक है, मैंने ऑल 14 पॉइंट्स पे केस स्टडी अपने ऐप में कराया है। मेक श्योर एग्जाम स्टैंडर्ड केस स्टडी आप जरूर इस वीडियो करने के बाद मेरे ऐप पे चले जाना, कोर्स में रजिस्टर करके आप इस केस स्टडी को जरूर करना। हर चैप्टर में मैं केस स्टडी डाल रहा हूं, आप इस चैप्टर का तो जरूर से कीजिएगा। ऑल 14 पॉइंट्स पे केस स्टडी है, उसका आंसर कैसे करना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, एंड हाउ टू राइट इट, सब कुछ डिस्कस किया है। एग्जाम में अल्टीमेटली वही काम आएगा आपको। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं बट मीनिंग टोटली अलग है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि अगर एक सबॉर्डिनेट है, ठीक है, अगर एक सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट का मतलब जूनियर, अगर एक जूनियर है, तो अगर उसको दो अलग अलग सीनियर्स से इंस्ट्रक्शन आएंगे, ठीक है, तो ये सबॉर्डिनेट, ये जो जूनियर है, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसका काम करे, क्योंकि दोनों ही सीनियर है, दोनों को रेस्पेक्ट देना है, दोनों के टास्क को पूरा करना है। सो इफ टू इंस्ट्रक्शंस कम, इफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कम, देन सबॉर्डिनेट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है। सो क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए फ्योल बोलते हैं कि कभी भी मल्टीपल कमांड्स नहीं होने चाहिए, देयर शुड बी ओनली वन कमांड, ओनली यूनिटी ऑफ कमांड एट अ टाइम, नॉट मोर देन वन पर्सन शुड गिव इंस्ट्रक्शंस। अगर ये वायलेशन होगा, अगर ये वायलेशन होगा, तो डिसिप्लिन कंफ्यूजन आएगा, देयर विल बी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही काम को दो लोगों के लिए कर रहे हैं तो डबल डबल काम हो रहा है। देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑर्डर्स, एक बार इसका भी ऑर्डर सुनो, फिर उसका भी ऑर्डर सुनो, इसका काम करो तो वो चिल्लाते हैं, उसका काम करो तो ये चिल्लाते हैं, तो क्या हो रहा है, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, पहले किसका करें। अगर आपको सेम डे में स्कूल में भी टेस्ट मिल जाए और आपका ट्यूशन टीचर भी टेस्ट रख दे, अब आप पागल हो जाओगे किसके लिए पढ़े, दोनों बोल रहे हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा। तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड।
ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि एक टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन एक टीम है, एक टीम का हमेशा एक प्लान होना चाहिए और एक लीडर होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए. You should always move in one direction. Don't try to do 10 different things at a time. You should have one leader, one plan and move in one direction. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है. दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं बट दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. सबऑर्डिनेशन मतलब बैक सीट. यहां पे इसका मतलब होता है बैक सीट, कि आप बैक सीट में रखो किसको? इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब सेल्फ इंटरेस्ट. आप अपनी जो इच्छाएं हैं, अपना जो गोल्स है, उसको बैक सीट में रखिए. तो फिर फ्रंट में कौन रहेगा? फ्रंट में रहेगा जनरल इंटरेस्ट, जो एवरीवन का है. एवरीवन, सबका जिसमें भलाई है वो पहले होना चाहिए. मेरा खुद का भलाई जिसमें है वो बाद में. फ्योल ऐसा नहीं बोल रहा कि आप अपना भला सोचो ही मत, आप अपनी सैलरी की सोचो ही मत, आप अपने प्रमोशन की सोचो ही मत. वो बोल रहा है आप सोचो, लेकिन बाद में सोचना, उसको पीछे रखो. फ्रंट में क्या होना चाहिए? एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बेनिफिट. ऐसी चीजें फ्रंट में होनी चाहिए. ठीक है. अदरवाइज अगर वॉयलेशन होगा, तो फिर क्या होगा? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना सोचेंगे, सेल्फिश बिहेवियर अगर करेंगे, तो फिर क्या होगा? एम्प्लॉयज विल सफर इन द लॉन्ग रन. क्योंकि आपने सिर्फ अपना सोचा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बजा दी, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जब बैंड बजेगी तो कभी ना कभी आपकी तो बजेगी. ठीक है. एंड पॉइंट नंबर 2, डिफिकल्टीज हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की टारगेट्स अचीव करने में, क्योंकि आप तो अपना पर्सनल टारगेट अचीव करने में लगे हुए हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा तो वो आपके ऊपर कभी ना कभी आएगा ही. मे बी नॉट इन द शॉर्ट टर्म बट डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म. इसीलिए टीम वर्क में काम करना है. ठीक है. पॉइंट नंबर 7, ध्यान से देखो. पॉइंट नंबर 7 रेम्यूनरेशन का पॉइंट है. रेम्यूनरेशन मतलब जो काम के बदले में सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी कैसी होनी चाहिए? वो फेयर, रीजनेबल, सेटिस्फैक्टरी टू बोथ होना चाहिए. ना तो बहुत ज्यादा, इससे ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशर आता है, और ना तो बहुत कम, इससे वर्कर पे प्रेशर आ जाता है. So salary should be fair, reasonable and satisfactory to both. ठीक है. अगर वॉयलेशन होगा, अगर आप सैलरी कम देंगे, ऑर्गेनाइजेशन जनरली कम ही देती है, कम दोगे तो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा. टर्नओवर मतलब वो जॉब छोड़ के जाएगा, फिर नया आएगा, फिर कोई जॉब छोड़ के जाएगा, फिर नया आएगा. इसे कहते हैं टर्नओवर. एम्प्लॉइज गॉन, न्यू एम्प्लॉइज कम, फिर ओल्ड एम्प्लॉइज गॉन, न्यू एम्प्लॉइज कम. इसको बोलते हैं टर्नओवर. तो यही प्रॉब्लम चलता रहेगा, आना जाना चलता रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में. और डिससैटिस्फैक्शन, जो नहीं भी जा रहा है तो वो कोई खुश नहीं है आपसे. जो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, जो नहीं भी जा रहे वो भी डिससैटिस्फाइड रहेंगे. तो इसका भी हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट वी कम टू सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है हेड ऑफिस, एक होता है हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस के हो सकते हैं काफी सारे ब्रांच ऑफिस. ठीक है, एक होता है ब्रांच ऑफिस. तो वी मे हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस एंड देन वी हैव वन हेड ऑफिस. तो क्या होता है? कुछ डिसीजंस हेड ऑफिस से लिए जाते हैं, कुछ डिसीजन ब्रांच ऑफिस से लिए जाते हैं. जब डिसीजन हेड ऑफिस से लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. जब डिसीजन एक पावर सेंटर से लिया जाता है, हेड ऑफिस से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. और जब डिसीजन ब्रांचेस पे छोड़ दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस. तो फ्योल क्या बोल रहा है? फ्योल बोल रहा है कि आपको ना एक राइट प्रोपोर्शन मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, आपको राइट प्रोपोर्शन मेंटेन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन इज गुड और डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड. दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है. यू नीड टू डिसाइड विच वन यू शुड यूज व्हेन. आपको कब कौन सा यूज करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो हेड ऑफिस ले, जो लोकल लेवल डिसीजंस है वो ब्रांच ऑफिस डिसेंट्रलाइज्ड ले. तो इसका एक राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए. फ्योल किसी एक को सही नहीं बोल रहा है. फ्योल बोल रहा है यू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू. जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं वो हेड ऑफिस ले, जो बड़े डिसीजंस है वो हेड ऑफिस ले.
जो छोटे मोटे डिसीजंस है, शॉर्ट टर्म डिसीजंस है, वो ब्रांच वाले ले ले। तो दोनों अपने जगह पे सही है। पॉइंट नंबर 9 बात करता है स्केलर चेन का। स्केलर चेन, तो व्हाट इज स्केलर चेन? आप एक डायग्राम देखोगे, यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा है। स्केलर चेन इज बेसिकली अ चेन वी फॉलो फॉर कम्युनिकेशन। In an organization, a person should not speak to everyone. There should be a channel of communication to be followed. इससे क्या होता है? इससे मैसेज डिस्टर्ब नहीं होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इजी टू कैच। अगर किसी ने मिस इंफॉर्मेशन फैलाया है तो इट इज इजी टू कैच। सो मुझे भी पता रहेगा मुझे किससे बात करना है और किससे बात नहीं करना है। सो टू मी मैसेज विल ओनली कम फ्रॉम वन पर्सन, and from me message will only go to one person because we are all in a chain. तो जैसे यहाँ पे मिस्टर सी है, तो मिस्टर सी को इंफॉर्मेशन सिर्फ मिस्टर बी से ही आएगी एंड मिस्टर सी इंफॉर्मेशन सीधा मिस्टर डी को देगा। तो इसमें मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अच्छा। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है गैंग प्लैंक का, देख रहे हो? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है कि कभी कभी अर्जेंट मैसेज ट्रांसफर करना पड़ता है and then we cannot follow that standard procedure. हमें अर्जेंट मैसेज ट्रांसफर करना है, वी कांट डिले। तो उस टाइम जैसे एफ है, तो एफ डायरेक्टली मिस्टर एम को ट्रांसफर कर देगा मैसेज, कोई रूट के थ्रू नहीं जाएगा मैसेज, उस टाइम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे क्योंकि टाइम कम है। अर्जेंट सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक कम्युनिकेशन करने के लिए कभी कभी गैंग प्लैंक को फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। It should not be a normal practice. It should be a urgent या emergency practice. क्लियर है? अब देखो पॉइंट नंबर 10 जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में आया है। I'll take you to that, बट पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। ऑर्डर वाला पॉइंट क्या बोलता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप की चीजें होती है, एक मटेरियल और एक ह्यूमन। एक मटेरियल, एक ह्यूमन। सोशल मतलब पीपल। तो देयर शुड बी ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मटेरियल का भी मतलब मटेरियल, जो चीज जहां होनी चाहिए वो अपने परफेक्ट ऑर्डर में हो, चीजें इधर उधर फैली ना हो, और जो लोग भी जिधर होने चाहिए वो भी अपने जगह पे मिले, इधर उधर फैले ना हो, इधर उधर अपने उनके कैबिन में नहीं है, कहीं और है। तो ऐसे क्या ना, डिसऑर्डर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फंक्शन इन एन ऑर्डरली मैनर। तो सब चीजें अपने राइट प्लेस पे होने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन द राइट प्लेस। आओ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन आया है 5 पार्ट 2। 5 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। सो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 में दो इमेजेस दिए हैं। इमेज नंबर 1 में सब कुछ स्कैटर्ड है। आप देखो लैपटॉप के ऊपर कॉफी भी वहीं रखा हुआ है, पेन इधर उधर बिखरा पड़ा है, ठीक है, कैलकुलेटर, बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, और सब इधर उधर हैप्पीजैट मैनर में, डिसऑर्डर मैनर में है। दूसरी टेबल देख लो, इमेज नंबर 2 में, ये किसी ऐसे बंदे का टेबल है जिसने उसने सब चीजों को संभाल के सजा के रखा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल of Henry Fayol which is not being followed in image 1। इमेज 1 में कौन से प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो रही है? तो आपके काउंसिल ने आंसर दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। 5 पार्ट 2 ये रहा। 5 पार्ट 2, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है इमेज नंबर 1 में। और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने, ये देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है, मैंने जो अपने कोर्स में केस स्टडी करवाया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करवाया है, मैंने इसी तरीके से आंसर करना सिखाया। ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक ही बार में आ जाएगा, तो कैसे करेंगे? सब चीज को लेके आपको प्रिपरेशन सिखाया है वहां पे। जो लोग भी उस कोर्स में है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वहां पे केस स्टडी को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसको लिखना कैसे, उसको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल से आपको इस तरीके से देना पड़ेगा। तो कैसे करना है एग्जैक्ट ऐसे टाइप के प्रेजेंटेशन, ये तो 2 मार्क्स का था, 4 का आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो वो सब मैंने वहां पे करवा के आपको दिया है।
ऑल पॉइंट्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ हेनरी फ्योल, उसको इनडायरेक्ट वे में कैसे पूछेंगे सब मैंने वहां पे आपको करवा के दिया है। एंड क्वेश्चन आएगा तो इनडायरेक्ट ही आएगा, आप देख लो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट ही दिया है, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु वांट टू डू दोस केस स्टडीज, हु वांट टू लर्न हाउ टू आंसर द इनडायरेक्ट क्वेश्चन, नीचे आपका लिंक है, आप कोर्स में जाकर रजिस्टर कर सकते हो। नॉट ओनली द कोर्स, आपको उसके साथ बुक भी मिल जाएगी। नेक्स्ट वी कम टू प्रिंसिपल नंबर 11 एंड दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ पे होता है इक्वालिटी। एवरी एम्प्लॉय शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट, ट्रीट द एम्प्लॉयज विद जस्टिस एंड काइंडनेस। इक्वालिटी होनी चाहिए, there should be no nepotism, no favoritism, there should be equality, ठीक है। अगर दो लोग सेम रैंक में काम कर रहे हैं तो उनका सेम सैलरी, सेम वर्क्स एंड वर्क कंडीशन, सेम टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वायलेशन होगा तो डिससैटिस्फैक्शन आएगा और टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर मतलब छोड़कर जाएंगे, नए लोग आएंगे, फिर वो छोड़ के जाएंगे, नए लोग आएंगे, यही चलता रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इस पे भी एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। अब 5 पार्ट 1 अगेन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहे, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, एक टेबल बना के दे दिया आपको। टेबल में उन्होंने कुछ इंप्लॉइज के नाम लिख के दिए हैं, ठीक है, उनका डेजिग्नेशन, सबका डेजिग्नेशन सेम है, एवरीवन्स डेजिग्नेशन इज सेम, बट एक्सपीरियंस अलग अलग है। देखो एक्सपीरियंस अलग होगा तो सैलरी तो अलग होगी ही, बट आप देखोगे ये जो 5 है, ठीक है ना, ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो जब डेजिग्नेशन सेम है, सेम रैंक पे है और एक्सपीरियंस भी 5 इयर्स है, तो इनकी सैलरी सेम होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? तो आप एक को 12 लाख कैसे दे रहे हो? मिस ए को, अच्छा मिस है तो उसको 12 लाख मिल रहे हैं और बाकी दोनों मिस्टर है, ये भेदभाव क्यों? हाँ, ये भेदभाव क्यों? एक को 5 लाख, एक को 4 लाख और मिस को मिल रहा है 12 लाख। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? तो ये किस पॉइंट को डील करता है? ये इक्विटी वाला पॉइंट। इज दिस इक्वालिटी? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसका है आप बताओ? ये मिस्टर 7, सॉरी नॉट मिस्टर 7, मिस्टर वाई के जो 7 साल से काम कर रहा है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसे मिल रहे हैं सिर्फ 8 लाख और मैडम लेके जा रही है 12 लाख। यहाँ एक और मैडम है, वो भी 9 लाख। मैडमों को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है यहाँ पे। इज दिस जस्टिफाइड? नो, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इसको लिखना कैसे? अगेन आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो पहले लाइन में आप लिखोगे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है और एक्सप्लेनेशन में आप वो प्रिंसिपल को समझाओगे 5 पार्ट 1 में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, आपको कुछ टेबल, कुछ इमेज, कुछ केस स्टडी, कुछ केस सिनेरियो मिल जाएगा एंड देन दे विल आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 12 बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब आपका जो वर्क पीरियड होता है ना, जितने सालों के लिए आप काम करते हो, दैट वर्क पीरियड इज कॉल्ड टेन्योर। तो इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाए, 25-30 ईयर्स के लिए लिया जाए, सो दैट यू कैन वर्क विथ लॉयल्टी एंड अटैचमेंट। अगर आपको हम बोलते हैं कि आई एम टेकिंग यू इन माई ऑर्गेनाइजेशन बट ओनली फॉर 1 ईयर, एक वर्ड है प्रोबेशन, यहां पे नहीं लिखा, आप लिख लेना, ठीक है, आप लिख लेना, एक वर्ड है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है जब हम किसी को टेम्पररी बेसिस पे रखते हैं, नॉट परमानेंट। आजकल ये बहुत चला हुआ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना बोलते हैं हम आपको प्रोबेशन पीरियड पे रख रहे हैं, मतलब 6 मंथ्स हम आपको देखेंगे कि आप काम कैसा करते हो, फिर 6 मंथ के बाद परमानेंट करेंगे। तो अभी नॉट परमानेंट। आप सोचो जिसको प्रोबेशन में रखोगे, जिसको टेम्पररी रखोगे, वो क्या मन लगा के काम करेगा? उसकी अटैचमेंट आएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी लॉयल्टी आएगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो सुबह काम करेगा, शाम को naukri.com खोल के बैठा रहेगा, तो इनसिक्योर हो जाएगा वो, ठीक है। एफिशिएंसी नहीं आएगी, डिस्टर्बेंस होगा उसकी वर्क रूटीन में, कभी प्रेजेंट होगा, कभी एब्सेंट करके कहीं और इंटरव्यू देने चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं स्टेबिलिटी नहीं होने से। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का जो पॉइंट है ना, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 में इस पॉइंट को टारगेट किया गया था
ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। इनिशिएटिव वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट बोलता है कि आप लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका दो। डोंट जस्ट कीप देम interested only in their work. Let them participate in the organization. Let suggestions come from them. Let complaints come from them. Let their grievances come up. इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज बाहर आते हैं, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। यू हैव टू अलाउ द वर्कर्स टू टेक इनिशिएटिव बाय देमसेल्व्स। ऐसा ना हो कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे काम करो, सिर्फ ऑर्डर पे काम करो, कभी तो खुद से कुछ काम करो। लेट देम वर्क by themselves also. Include them in the management. And point number 14 talks about teamwork. Esprit de corps फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है टीम वर्क। हम सबको ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क में काम करना है। देखो ये वाला पॉइंट टीम वर्क के बारे में बात करता है। इवन जो हमने पॉइंट नंबर 6 किया था ना, पॉइंट नंबर 6 जो किया था ये वाला सबऑर्डिनेट, तो ये भी कहीं ना कहीं टीम वर्क की तरफ ही इशारा कर रहा था कि आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट पीछे रखिए और एवरीवन का इंटरेस्ट सामने रखिए, जनरल इंटरेस्ट को सामने रखिए। स्पिरिट डी कॉर्प्स भी वही बोलता है कि आप टीम में काम करो, डोंट वर्क इंडिविजुअली। एक ऑर्गेनाइजेशन टीम में चलने के लिए होता है, ठीक है? अदरवाइज वही होगा, गोल्स अचीव नहीं होंगे, इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा, मैं अपना देखो तुम अपना देखो। अरे एक ही जगह काम कर रहे हैं ना, तो सेपरेट सेपरेट क्यों इतना? एक साथ मिलकर काम करेंगे। यस, आई विल लुक आफ्टर work number 1, you look after work number 2, but we'll work together in coordination. So ये थे 14 पॉइंट्स हेनरी फ्योल के, ठीक है? मैंने आपको सारे पॉइंट्स टेलर के भी समझा दिए, सारे पॉइंट्स फ्योल के भी समझा दिए। प्लीज मेक श्योर आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा, ठीक है? और एक बार के लिए तो आप सारे पॉइंट्स को पहले गो थ्रू करो, देन वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऑल राइट, नाउ जो हमारे चैप्टर में रिमेनिंग पोर्शन है उसको खत्म करते हैं। तो ये डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे, ठीक है? सो दोज हु हैव माय बुक प्लीज कम टू द क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ क्वेश्चन बैंक में फीचर पूछा है, बट दे कैन यूज द वर्ड नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो दे हैव आस्क्ड इट 2 टाइम्स एज ऑफ नाउ, एंड काफी टाइम हो गया उनको पूछे हुए। बट अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते, ठीक है? बट स्टिल हमें प्रिपरेशन करके रखना है। सो प्रिंसिपल्स के क्या फीचर्स है? अभी आपने प्रिंसिपल्स पढ़ा, हेनरी फ्योल का भी पढ़ा, एफ.डब्ल्यू. टेलर का भी पढ़ा, तो व्हाट आर द फीचर्स, थोड़ा और डिटेल में उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात, ये प्रिंसिपल्स जो है इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। मतलब किसी भी टाइप के बिजनेस में, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां आप इन प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल जो है डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है। एज आई टोल्ड यू, ये लॉ नहीं है। लॉ को एज इट इज अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई भी करना कंपलसरी होता है। बट प्रिंसिपल्स कैन बी मॉडिफाइड, दे आर डायनामिक। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करके इसको एप्लीकेबल बना सकते हो। ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। आप देखो, चाहे टेलर का प्रिंसिपल था, तो वहां हम लोग मैनेजमेंट और लोगों के बारे में ही तो बात करते, वर्कर्स के बारे में बात कर रहे थे। आप जो डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, आप जो सैलरी दोगे, इक्वालिटी दोगे, तो सब तो लोगों के बारे में था। इट वॉज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ठीक है? कंटिंजेंट है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल कब अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कंटिंजेंट उसे कहते हैं जो सिचुएशन पे डिपेंड करे। इफ समथिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन, सिचुएशन भी फ्यूचर का, इफ समथिंग डिपेंड्स ऑन फ्यूचर सिचुएशन, तो उसे हम कंटिंजेंट कहते हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? एंड इट एक्सप्लेन्स टू अस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इफेक्ट का मतलब यहां पे रिजल्ट होता है। तो कोई रिजल्ट आपको पाना है, ठीक है? कोई रिजल्ट आपको पाना है, तो वो रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या कॉज करना होगा,
क्या स्टेप्स लेने होंगे, कॉज का मतलब यहाँ पे स्टेप्स भी बोल सकते हो, क्या स्टेप्स लेने होंगे सो दैट आपको एक इफेक्ट मिले, ये प्रिंसिपल्स आपको समझाते हैं। जैसे हमने देखा ना कि अगर आप कोई प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारे लॉस होते हैं, वायलेशन होता है, तो वायलेशन होने से बहुत सारे लॉस होते हैं, तो वो ना हो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं। ठीक है, सो ये हमने फीचर भी कर लिया। अब आओ एक बार क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 ज्यादा पुराना नहीं है, 2018 में आया है, 2023 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आया है। ठीक है, एंड ये जब आया था तो 5 मार्क्स के लिए आया था। आई डोंट एक्सपेक्ट कि 5 मार्क्स के लिए अभी आएगा, आने से अब 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, दिस कैन कम फॉर 2 मार्क्स इफ एट ऑल इट इज कमिंग। ठीक है, काफी टाइम हो गया है आते हुए, सो लेट अस डू दिस। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स? सबसे पहले, ये प्रिंसिपल्स को यूज करने वाला मैनेजर अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। वो किसी भी चीज को, देखो, आप अगर मैनेजर बने तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपको कैसे मैनेजमेंट करना है। खुद से फिगर आउट करोगे, इट कैन टेक यू 5 years ऑल्सो। प्रिंसिपल्स का यूज करोगे, यू कैन लर्न इन 6 months ऑल्सो। तो आपको स्पीड मिल जाएगी, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक्चुअली में करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, तो ये व्हाट का आंसर आपको मिल जाता है, क्या करना है हमें। अगर हम न्यू मैनेजर है तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होता, सो प्रिंसिपल्स हमें गाइड कर देगा उस टाइम। ठीक है, देन ये जो प्रिंसिपल्स है ये मैनेजमेंट मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए भी काम आते हैं। जब आप आगे जाके एमबीए के कोर्सेज करोगे तो आपको और डेप्थ में ये प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे। तो जब मैनेजर्स की ट्रेनिंग होती है तो उनको सिखाने में भी यही प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। देन अगर कोई मैनेजमेंट के फील्ड में और रिसर्च करना चाहता है, जैसे हेनरी फ्योल ने रिसर्च करके ये प्रिंसिपल्स बनाया, एफ टेलर ने रिसर्च करके ये प्रिंसिपल्स बनाया, अगर आप फर्दर रिसर्च करना चाहते हो तो इसको बेस बना करके आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, और भी मैनेजमेंट कैसे अच्छा किया जाए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के हेल्प लेकर के। एंड वन मोर पॉइंट वी विल डू, आप पॉइंट नंबर 6 कर सकते हैं, इजी पॉइंट है इसलिए। पॉइंट नंबर 6 इज इजियर, छोटा सा पॉइंट है तो ज्यादा इजी पड़ेगा, तो इजी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर 6 कर सकते हो। इट विल क्लैरिफाई द थिंकिंग ऑफ द मैनेजर्स। विदाउट द प्रिंसिपल्स अ मैनेजर कैन बी लिटिल कंफ्यूज्ड। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स उनके थॉट्स में क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बैंक से ही करा दिया। ठीक है, आप बाकी क्वेश्चंस भी कर लेना, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस है और काफी बार आया है, 2018, 17, 99, 93, 2001, सैंपल क्वेश्चन पेपर बहुत सारे आए हैं। ठीक है, अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 से भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, उसमें इक्विटी का पॉइंट था, उसमें ऑर्डर का पॉइंट था। ठीक है, तो पॉइंट्स रिपीट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि अब वो डायरेक्टली पूछेंगे, ये सब पुरानी जमाने की बातें हैं। अब वो मोस्टली आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस, केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और उसको आंसर कैसे करना है। ठीक है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। सो इस वीडियो में मेरा कोशिश ये था कि इस चैप्टर को मैं आपको जल्दी से शॉर्ट टाइम में बट इफेक्टिवली समझा पाऊं। ठीक है, बाकी आपको मेरे बुक से पढ़ना है। ठीक है, और केस स्टडी को आपको कवर करना है। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज भी है, वो आपको मेरे ऐप में एमसीक्यू सेक्शन में मिल जाएगा, आप एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट कीजिएगा, उससे भी आपकी नॉलेज और रिफाइन होती है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। अगर आपको हेल्प होती है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा इसे, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। विल मीट वेरी सून, थैंक यू सो मच।